हेलो बच्चों, आज हम लोग ऑल कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला ऑफ चैप्टर 1 to 15 पूरा का पूरा देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए होगा। क्योंकि आप पूरा मतलब काफ़ी दिन हो गया है मैथ्स पढ़े हुए आप लोगों को, और उसके बीच में दौरान अगर कुछ भूल गए हैं तो वो सारे कॉन्सेप्ट और सारा फॉर्मूला हम लोग कवर कर लिया जाए, ताकि ये जो बाकी का दिन बचा हुआ है 2-3 दिन बचा हुआ है उसमें हमको रिवाइज करने में कोई दिक्कत ना हो। ये चैप्टर पूरा देख लेंगे क्योंकि रिविजन टाइप में हो जाएगा। पूरा फुल ऑन कॉन्सेप्ट और पूरा का पूरा फॉर्मूला जितना भी है चैप्टर 1 से 15 वो सारा का सारा इस वीडियो में कवर किया जाएगा। उम्मीद करेंगे कि आपको पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। मेहनत बहुत लगा है इसमें, सच में मेहनत बहुत लगा है। पर्सनली लिखना पड़ा है हमको, क्योंकि कंप्यूटर में लिखते तो बहुत समय लग जाता मुझे, तो हाथ से लिखे हैं और उसमें भी बहुत ज़्यादा समय लगा है, तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर लीजिएगा और आपके लिए बेनिफिशियल भी हो, ऐसा मेरा मानना है। होगा ही, जरूर होगा। चलो चैप्टर 1 से रियल नंबर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। और रियल नंबर में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। रियल नंबर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ना है हमें, ठीक है, जिसमें प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। और हर प्राइम किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है वो यूनिक होता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ टर्म्स पढ़ना है, जैसे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो नंबर का अगर मान लीजिए प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा किसके बराबर होगा? एचसीएफ इंटू एलसीएम के। फर्स्ट नंबर बराबर, अगर मान लो पहला नंबर दो नंबर है, ए इंटू बी किसके बराबर है? एचसीएफ इंटू एलसीएम के। ये पहला नंबर और ये मेरा दूसरा नंबर, तो फर्स्ट नंबर बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम डिवाइडेड बाई सेकंड नंबर, मतलब बी से डिवाइड, ये मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सेकंड नंबर अगर निकालना हो, एक बार ये डिवाइड में तो एक बार ये डिवाइड में। फर्स्ट नंबर बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम बाई सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम बाई फर्स्ट नंबर। एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाई एलसीएम, ये दोनों का मल्टीपल। अगर एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम को डिवाइड करोगे, और एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ को डिवाइड कर लोगे। तो ये चैप्टर 1 में बस इतना ही फॉर्मूला आपको यूज करना। और इरेशनल वाला जो है ना, वो ध्यान से देख लेना। √2 को इरेशनल प्रूफ करना है, √3 को इरेशनल प्रूफ करना है। प्रोडक्ट में हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन में, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन सेम, एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर 2 में पोलिनोमियल, पहला बस उतना ही था, जल्दी हो जाएगा। पोलिनोमियल में देखा जाए तो पहला हम लोग को लीनियर पोलिनोमियल पढ़ना है। तो लीनियर मतलब मैक्सिमम पावर उसका 1 होना चाहिए। लीनियर पोलिनोमियल जिसका पावर कितना होना चाहिए? 1। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका पावर मतलब डिग्री होना चाहिए 2। क्यूबिक पोलिनोमियल जो आ नहीं रहा एग्जाम में तो डिग्री 3 होना चाहिए। और जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को a, x के कोफिशिएंट को b, और जो भी कांस्टेंट होगा उसको c। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को a, x के कोफिशिएंट को b, और कांस्टेंट टर्म को क्या बोलेंगे हम लोग? c बोलेंगे। तो ये जनरल कुछ टर्म्स थे जो पोलिनोमियल में यूज होना था। फिर उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल। अगर मान लो जो हम लोग लिखे थे पीछे में, यहाँ लिख भी दिए, यहाँ लिख दिया हमने, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो सम ऑफ जीरोज मीन्स अगर स्क्वायर में है तो मैक्सिमम 2 जीरोज निकलेंगे, पहला को अल्फा दूसरे को बीटा बोलेंगे। तो सम ऑफ जीरोज जो होगा अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो माइनस बी अपॉन ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और आगे में माइनस साइन। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, कांस्टेंट टर्म, और डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, अगर आपको अल्फा और बीटा दिया हुआ है, अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो पोलिनोमियल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो उसके लिए क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या बोला था मैं, पता नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये रिक्वायर्ड पोलिनोमियल का फॉर्मूला हो जाएगा, और इसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट कुछ एप्लीकेशन यूज आएगा, मतलब आइडेंटिटीज टाइप में, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस टाइप से। लेकिन यहाँ अल्फा बीटा में ही टर्म आने वाला है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। उसी प्रकार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर आता है, मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अल्फा क्यूब बीटा क्यूब बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा प्लस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, तो अल्फा माइनस बीटा अंडर ब्रैकेट अल्फा क्यूब प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। हाँ, फिर अल्फा माइनस बीटा बराबर, इसमें मैंने स्टार भी लगाया क्योंकि ये कभी कभी अप्लाई हो जाता है और बच्चों को दिक्कत हो जाता है। अल्फा माइनस बीटा अगर निकालना हो, अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा। प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, अभी याद कर लो, ठीक है। ऐसे प्रूफ करोगे तो इसको होल स्क्वायर पे तोड़ोगे, घटाओगे, तो यहाँ से आएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और रूट में था तो स्क्वायर के कारण रूट खत्म हो जाएगा, तो अल्फा माइनस बीटा बच जाएगा, ठीक है। याद कर लीजिएगा, सारा नोट कर लीजिएगा, सारा फॉर्मूला उसको नोट कर लेना। फिर खत्म हो गया पोलिनोमियल पे, लीनियर में आ गए, लीनियर इक्वेशन में
तो जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन का होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। 2 वेरिएबल पढ़े, नॉट अ 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल नहीं पढ़े हम लोग, क्या पढ़े, 2 वेरिएबल पढ़े। तो इसमें हमारा ए एक्स प्लस बी एक्स सॉरी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा। ये जनरल फॉर्म हो जाएगा लीनियर इक्वेशन का। सॉल्विंग फॉर एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का अगर वैल्यू निकालना है उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड होते हैं, जैसे ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं, एल्जेब्रिकली सॉल्व कर सकते हैं। ग्राफिकली नहीं आ रहा है, एल्जेब्रिकली आ रहा है। एल्जेब्रिक मेथड को बनाने का हमको 3 अलग अलग तरीका होता है, एक एलिमिनेशन मेथड, दूसरा सब्स्टिट्यूशन और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो 2 ही मेथड आ रहे हैं, एक एलिमिनेशन और दूसरा आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। ग्राफिकल भी नहीं आ रहा है, ठीक है, ग्राफ भी नहीं आ रहा, तो सिर्फ एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन आएगा। फिर वहाँ पे देयर आर द थ्री डिफरेंट सोल्यूशन विच कैन अराइज व्हेन अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज गिवन। अगर पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, 2 इक्वेशन आपको गिवन दिए हुए हैं, तो यहाँ पे कुछ कंडीशन अराइज हो सकता है, सोल्यूशन अराइज हो सकता है। कोफिशिएंट ऑफ, जैसे मान लीजिए 2 इक्वेशन ऐसे लिख लीजिएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और सेकेंड वाला a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। 2 अलग अलग इक्वेशन दिए हुए हैं। तो अगर ये दोनों इक्वेशन का कोफिशिएंट को अगर कंपेयर करते हैं, रेशियो में लाते हैं a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2, तीनों को, अगर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 इक्वल नहीं आता है तो ऐसे सोल्यूशन को बोलेंगे हम लोग यूनिक सोल्यूशन है। ऐसे सोल्यूशन को बोलेंगे यूनिक सोल्यूशन, क्योंकि ये कंसिस्टेंट है और इसका जो लाइन होगा वो लाइन इंटरसेक्ट करेगा। लाइन जो होगा, अगर ग्राफ से अगर देखोगे तो ये 2 लाइन्स होंगे, तो ये दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट करेंगे कहीं ना कहीं, यूनिक सोल्यूशन होगा, एक ही सोल्यूशन होगा, ठीक है। इन दिस सिचुएशन द लीनियर पेयर या लीनियर इक्वेशन जो भी लिखोगे, लीनियर पेयर इज अ कंसिस्टेंट होगा, सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, एक जगह लाइन इंटरसेक्ट करेगा और ये यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। अगर तीनों रेशियो इक्वल आ जाए, a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2, ये तीनों का तीनों रेशियो अगर इक्वल आता है तो इस सिचुएशन में लीनियर पेयर जो होगा वो भी कंसिस्टेंट होगा और डिपेंडेंट। ये देखो मैंने अलग कलर से इसलिए लिखा है क्योंकि ये शब्द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में यूज किया गया है। डिपेंडेंट मतलब इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। अगर आपके एमसीक्यू में डिपेंडेंट शब्द आता है, मतलब उसका मतलब होगा क्या कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन। एंड लाइन कोइंसिडेंट मतलब एक ही लाइन पे ओवरलैप करेगा, एक ही लाइन पे दोनों लाइन क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। अगर पहला का भी इक्वेशन बनाते हैं, दूसरे का भी अगर ग्राफ बनाते हैं, तो एक ही लाइन पे दोनों क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। तो ये मेनी सोल्यूशन होगा, ये यूनिक सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट, इसके बाद का बात करें तो a1 बाई a2, b1 बाई b2 इक्वल है, बट c1 बाई c2 के इक्वल नहीं है। इस सिचुएशन में आपका ये जो सोल्यूशन होगा वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, सोल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते हैं, और ऐसे को बोलते हैं नो सोल्यूशन। ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं नो सोल्यूशन। और ये लाइन जब बनेगा तो पैरेलल बन जाएगा, ये लाइन जब बनेगा पैरेलल बनेगा। अगर इक्वेशन के टाइप में लिखेंगे ऐसे, मतलब बनाते हैं ग्राफ पे, तो ये एक लाइन तो दूसरा ये लाइन, ये दोनों ही लाइन्स एक दूसरे से पैरेलल हो जाएंगे। कब? जब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होगा तब। फिर कुछ टर्म्स जो यूज होगा आपके व्हाट प्रॉब्लम में, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, और डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मुख्य फॉर्मूला ये है, ये फॉर्मूला अगर याद कर ले तो नीचे दोनों आपका मैनेज हो जाएगा। ये टाइम को इधर, स्पीड को यहाँ। फिर अगर डिस्टेंस निकालना तो टाइम डिवाइड में इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई। सर आता है मुझे, लेकिन ये तो नहीं आता है। व्हेन टाइम इंक्रीज, अगर समय इंक्रीज करेगा, ये एकदम 2000 वाला नोट याद करना, जब हमारा समय इंक्रीज करेगा स्पीड डिक्रीज करता है। समय ज़्यादा लग रहा है मतलब मेरा स्पीड जो होगा वो कम होगा। अगर समय डिक्रीज कर रहा है, कम समय लग रहा है, तो स्पीड मेरा पक्का क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये 2 पॉइंट्स जरूर नोट कीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा आने का चांसेस है। क्वेश्चन ट्रेन वाला, बस वाला, बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं एनसीईआरटी में भी स्पीड टाइम से, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आता है और लीनियर में भी आता है, यूज हो सकता है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से नोट कर लोगे, ठीक है। नोट करने के बाद नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ, और इसका जनरल फॉर्म जो होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और इक्वेशन में सिर्फ यही अंतर है कि पोलिनोमियल में ये इक्वल टू 0 नहीं होगा, लेकिन जैसे ही इक्वेशन हो जाएगा तो इसमें इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा तो नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 से इक्वेट नहीं किया हुआ रहता है, और इक्वेशन शब्द मतलब ही इक्वल टू 0 हो जाएंगे। इसको भी सॉल्व, और ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए 0 कर दोगे तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ये पूरा ही 0 हो जाएगा, तो वो लीनियर में बन जाएगा, क्वाड्रेटिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, क्वाड्रेटिक खत्म हो जाएंगे। सॉल्विंग एप्लीकेशन, किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके लिए आता है पहला फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और तीसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो ये मेथड फिर से अगेन नहीं आ रहा आपके एग्जाम में, जबकि आना चाहिए था। हाई क्लासेस में इसका यूज बहुत ज़्यादा है। तो फैक्टराइजेशन जो सिंपली हम लोग मिड टर्म फैक्टर पे फैक्टराइज करते हैं उससे, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला श्रीधराचार्य रूल, ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो श्रीधराचार्य रूल, उससे निकालते हैं। इसमें यूज जो होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में डिस्क्रिमिनांट डी बराबर
बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ से b, ये a और ये c, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर, डी बराबर, दो जीरोस निकलेंगे तो अल्फा बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a और बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। तो ये फॉर्मूला आपको मेमोराइज करना है, याद रखना है पूरा का पूरा, डिस्क्रिमिनांट और ये अल्फा बीटा जीरोस निकालने के लिए, अल्फा बीटा निकालने के लिए, डिस्क्रिमिनांट निकालने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ रूट। रूट का नेचर कैसे पता चलेगा, अगर हम डी निकाल रहे हैं, डी निकाले, डी जो नंबर होगा वो जीरो से बड़ा भी हो सकता है, जीरो के बराबर भी हो सकता है और जीरो से छोटा भी हो सकता है। डी जो है वो ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, जैसे मान लो 5 6 7 कुछ भी आता है तो वो ग्रेटर देन जीरो हो गया, एग्जैक्ट जीरो हो गया, माइनस में नंबर आ गए, अगर मान लो हम डी निकालें और माइनस में आ रहा है तो ये 3 सिचुएशन हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन के लिए अगर हमारा डी जीरो से बड़ा है तो 2 डिस्टिंक्ट रूट, मतलब 2 अलग अलग रूट्स निकलेंगे, रियल रूट्स होंगे, इसका अल्फा अलग होगा और बीटा अलग होगा। अगर दोनों को एक साथ लिखोगे तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। अगर डी जीरो के बराबर हो गया तो रियल रूट्स तो होंगे बट 2 इक्वल रूट्स हो जाएगा, दोनों का दोनों रूट्स इक्वल हो जाएंगे क्योंकि डी जीरो हो जा रहा है, तब यहाँ पे आपका अल्फा बीटा दोनों सेम हो जाएंगे और ये माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a हो जाएगा। और डी जीरो से छोटा आता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगा, तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये कंडीशन भी अच्छे से याद कीजिएगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे आते हैं। अगर आपके पास आर एस अग्रवाल बुक है तो 4C जो एक्सरसाइज है ना उसको जरूर कवर कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, बहुत ज़्यादा आने का चांसेस है। 4C एक्सरसाइज देख लीजिएगा एक बार। और 2 डिजिट नंबर अगर मान लो कभी भी पूछेगा तो हमेशा याद रखना 10x प्लस वाई, कभी भी 2 डिजिट का नंबर के बात कर रहा है तो हमेशा 10x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जल्दी क्योंकि फॉर्मूला रिकैप करना है आपको, सिर्फ देख लेना है एक झलक बस। जनरल फॉर्म अगर एपी का देखोगे तो ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन, इस तरीके से जाएगा। ए को फर्स्ट टर्म बोलेंगे, जो पहला होगा उसको फर्स्ट टर्म। डी क्या होगा, कॉमन डिफरेंस, डी फॉर कॉमन डिफरेंस, अंतर कितने का है तो सेम अंतर का होता है। अगर डी निकालना है तो हमेशा आगे वाला में से पीछे वाला को माइनस करोगे, आगे से पीछे वाला को माइनस करोगे, इस तरीके से आगे से पीछे वाला, जैसे a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a11 माइनस a10, आगे से पीछे वाले को माइनस करना है कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। Tn बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टी का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। Tn लिखो तो सही, an लिखो तो सही, एनसीईआरटी में an लिखता है और हम लोग को आदत पड़ा हुआ है Tn लिखने का, तो Tn भी सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, कोई दिक्कत है नहीं। और nth टर्म फ्रॉम एंड, पीछे से अगर मान लो nth टर्म निकालना है, AP निकालना है पीछे से, तब वहाँ पे फॉर्मूला यूज होता है L माइनस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ पे आपका L जो होगा वो लास्ट टर्म, यहाँ जो L होगा वो क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएंगे, L फॉर लास्ट टर्म और L माइनस एन, L माइनस ब्रैकेट के अंदर n माइनस वन इंटू डी, तो फॉर्मूला है, याद कर लो, एपी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अर्थमेटिक मीन, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, एम बराबर कोई भी दो नंबर के बीच में मीन निकालना है, एवरेज टाइप में निकालना है, तो उसके लिए क्या करना है, इस दोनों नंबर को जोड़ देना है और 2 से डिवाइड। अर्थमेटिक मीन एम बिटवीन ए एंड बी, दो नंबर के बीच में अगर अर्थमेटिक मीन निकालना है, इस दोनों नंबर को ऐड कीजिएगा और उसको कितने से डिवाइड कर लीजिएगा, 2 से डिवाइड कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें काफ़ी स्टार लगाओ क्योंकि ये अगर भूल गए तो क्वेश्चंस नहीं बन पाएगा, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है तो। 3 नंबर इन एपी, 3 नंबर अगर एपी में रहेगा तो इसी तरीके से आपको लिखना है ताकि इजीली बन जाए, ए माइनस डी, ए प्लस डी। 4 नंबर इन एपी, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d। तो ये नंबर जो है दोनों अच्छे से नोट कर लोगे और याद कर लोगे। नेक्स्ट आता है सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। सम अगर एस एन निकालना है तो एस एन बराबर एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और सेकेंड में एस एन बराबर 2 तरीका होता है, एक अधिकतर क्वेश्चन तो इसी से बन जाता है, अधिकतर तो इसी से बन जाता है, ये कभी कभी लगता है लेकिन लगता तो है। तो इसमें एस एन बराबर आ जाएगा एन बाई टू स्मॉल ब्रैकेट ए प्लस एल, बस सम का 2 ही फॉर्मूला होता है और एपी भी खत्म, एपी भी खत्म। नेक्स्ट आता है ट्रायंगल। इसका स्टेटमेंट जो है ना ये एकदम याद कर लोगे अच्छे से, क्योंकि कभी कभी आता है स्टेट एंड प्रूफ, थेल्स थ्योरम, बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम बोलो तो सही या फिर थेल्स थ्योरम बोलो तो सही। तो स्टेट एंड प्रूफ, तो स्टेट मतलब ये इंग्लिश आपको लिखना पड़ेगा, बिना लिखे नहीं होगा, तो पहले आप लिख लीजिएगा और उसके बाद ही प्रूफ, तो याद करके जाना ही जाना है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इफ अ लाइन इज ड्रॉन, ये जो लाइन है वो ड्रॉन है किसके, पैरेलल टू बीसी, वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, दो साइड पे इंटरसेक्ट कर रहा है इन अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू द सेम रेशियो। तो जो बाकी जो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में ऑलवेज डिवाइड होगा। मैंने 6 अलग अलग लिख दिया है, उसको लिखने का तरीका और याद करने का तरीका क्या होगा, पहला जैसे मान लो इस तरफ में जैसे लिखेंगे इस तरफ भी वैसे लिखेंगे। और थेल्स थ्योरम में बेस कभी भी इंक्लूड नहीं होता है, ये जो नीचे का DE है और यहाँ BC है ये इंक्लूडेड
नहीं होंगे कभी भी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये ए डी डिवाइडेड बाई बी डी अगर लिखे, ए डी डिवाइडेड बाई बी डी, तो ए डी ऊपर लिया आधा, इधर से लिया आधा, इधर भी हम लोग हाफ हाफ ही लेंगे, तो ए ई बाई ई सी हो जाएगा। अगर हम लोग मान लो ऐसे ना लेके यहाँ से अगर ये और ये पूरा ऐसे लेते हैं, देखो ए डी बाई ए बी, ये छोटा सा, अब बाई ये पूरा, तो उधर से भी वैसा ही लेंगे, ए ई बाई ए सी, इधर से ये छोटा सा फिर ये पूरा। मतलब सिंपल सा लॉजिक आपको थेल्स थ्योरम में क्या करना है कि एक साइड में जिस तरीके से ले रहे हो सेकंड साइड में भी आपको उसी तरीके से लेना है। जैसे इसमें बी डी बाई ए बी है, नीचे में है फिर पूरा में है, देख लो ये है फिर ये बी है, तो बी डी डिवाइडेड बाई ए बी, तो यहाँ से हो जाएगा ई सी डिवाइडेड बाई ए सी। मतलब जैसा इधर लेना है वैसा ही उधर भी, इसमें भी सिर्फ इसका उल्टा कर दिए, ये तीन मेन है और इसी का रेसिप्रोकल है। ए डी बाई बी डी था तो बी डी बाई ए डी हो गया, ए डी बाई ए बी है तो ए बी बाई ए डी हो गया, बी डी बाई ए बी है तो ए बी बाई बी डी हो गया। तो मेन आपका तीन और इसी का ये रेसिप्रोकल हो गया, थेल्स थ्योरम भी हो गया। नेक्स्ट आता है सिमिलैरिटी। इसमें हरा हरा नहीं बना है, चेहरे नहीं बने। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, अगर दो ट्रायंगल्स आपको गिवन है कि एबीसी और एक ट्रायंगल पी क्यू आर, और ये दोनों ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है, ठीक है, दो ट्रायंगल्स दिया हुआ है और दोनों कंडीशन है कि सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जैसे मान लो यहाँ पे ए बी सी और सिमिलर किसके हैं, पी क्यू आर के, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे, पहला से, दूसरा दूसरा से और तीसरा तीसरा से, पहला से, दूसरा से, तीसरा से इक्वल करोगे। करस्पॉन्डिंग साइड जो होंगे वो भी आपका क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, नॉट इक्वल, यहाँ पे प्रोपोर्शनल आएगा। और इसमें हमने मैजिक सिखाया था, इसमें हमने क्या सिखाया था, मैजिक सिखाया था साइड लिखने के लिए। साइड लिखने के लिए मैजिक कैसे लिखेंगे सर, तो पहला दो, लास्ट का दो, फर्स्ट एंड लास्ट, पहला दो, लास्ट का दो, फर्स्ट एंड लास्ट, इस तरीके से लिख दीजिए। तो करस्पॉन्डिंग साइड जो होंगे वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, एंगल्स इक्वल होगा और साइड प्रोपोर्शनल होगा। और साइड प्रोपोर्शनल कैसे होता है, तो मैजिक जैसे हम लोग करते हैं, पहला दो, लास्ट का दो, फर्स्ट एंड लास्ट। तो ये मैजिक सबको समझ में आता है और अच्छा भी लगता है। नेक्स्ट क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ अ ट्रायंगल्स, क्या क्या कंडीशन हो सकता है ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए। अधिकतर क्वेश्चंस में तो यही लग जाता है, एंगल सिमिलरिटी। 90% से वो क्वेश्चंस आपके सिर्फ एंगल सिमिलरिटी से प्रूफ हो जाता है। लेकिन ऐसे प्रॉपर्टी होता है साइड एंगल और एंगल, तो इसको हम यूज़ कभी नहीं करते हैं। जब दो पे ही प्रूफ हो जा रहा है, सिमिलर हो जा रहा है, तो ये तीसरा वाला मैं कभी नहीं लगाता, ठीक है। पहला कैसे लगेगा, अगर मान लो दो ट्रायंगल्स हैं, ये साइड बाई ये साइड और ये साइड डिवाइडेड बाई ये साइड, मतलब तीनों सिर्फ साइड आ रहा है, एंगल से कोई रिश्ता नहीं है। अभी हमको एंगल्स पता नहीं है, तब हमारा जब तीनों साइड प्रोपोर्शनल होगा एक दूसरे से, तब ये साइड लगेगा। साइड एंगल साइड कब लगेंगे, जब दो ट्रायंगल्स अगर होगा, कितने ट्रायंगल्स होंगे, दो ट्रायंगल्स, इसमें भी ये साइड इससे प्रोपोर्शनल, ये साइड इससे प्रोपोर्शनल, और इस दोनों के बीच वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। इस दोनों साइड के बीच वाला अगर एंगल इक्वल आता है तब लगेगा सास प्रॉपर्टी, मतलब साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, ठीक है। साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी कब, जब ये साइड इससे प्रोपोर्शनल हो, ये साइड इससे हो, और बीच में जो एंगल्स है, इस दोनों के बीच का जो एंगल्स बन रहा है, अगर ये एंगल और ये एंगल होता तब नहीं लगता सास। क्यों, क्योंकि एंगल्स बीच में नहीं आ रहे हैं, तो बीच में एंगल्स आएगा तब भी आपका क्या लगेगा, सास प्रॉपर्टी लगेगा, साइड एंगल साइड लगेगा। और एंगल कोई भी दो ट्रायंगल्स अगर लेते हैं, उसमें कोई भी दो एंगल्स अगर एक दूसरे से इक्वल है, मान लो एक ट्रायंगल हम, एक ट्रायंगल आप, मेरा एक एंगल आपका एक एंगल से इक्वल, फिर मेरा एक एंगल और आपका एक एंगल इक्वल, तब उस प्रॉपर्टीज में हम लोग एंगल प्रॉपर्टी लगा देंगे। बट ये कभी नहीं लगाना, ठीक है। होता है प्रॉपर्टी, लगाएंगे नहीं, ठीक है। होता तो है बट लगाएंगे नहीं हम लोग। और यही हमारा चैप्टर 6 भी कंप्लीट। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें सबसे पहले जो आएगा वो डिस्टेंस फॉर्मूला। मान लो कोऑर्डिनेट में डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए कभी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आएगा, ऑलवेज आप क्या कीजिएगा, फिगर जरूर बनाइएगा। फिगर बनाने के लिए जैसे मान लो एक लाइन दिया हुआ है, ए कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी कोऑर्डिनेट है x2 y2, देन डिस्टेंस फॉर्मूला बराबर ई बी बराबर, मतलब ए से बी का डिस्टेंस क्या होगा, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट का अंडर रूट लगाओगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर इसको आगे पीछे भी करोगे तो कोई गलती नहीं होता, लेकिन फॉर्मूला ऐसे लिखिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर ये कभी कभी आता है प्रूफ करने के लिए हमें, इन ऑर्डर टू प्रूव द गिवन फिगर इज, मान लो कोई फिगर को प्रूफ करना है कुछ, जैसे स्क्वायर प्रूफ कर रहे हैं, किसी फिगर को क्या प्रूफ करना है, स्क्वायर प्रूफ करना है, तो उसके लिए आपको चारों साइड को इक्वल दिखाना पड़ेगा, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आर आल्सो इक्वल, डायगोनल को भी इक्वल करना पड़ेगा। नेक्स्ट पैरेललोग्राम के लिए करना होगा तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड जो होंगे वो इक्वल्स होंगे, और डायगोनल नॉन इक्वल होगा, नॉट इक्वल होगा, इक्वल नहीं होगा, नॉन इक्वल लिखा हुआ है। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। रेक्टेंगल जो होता है वो पैरेललोग्राम की तरह ही प्रॉपर्टी होता है,
सिर्फ इसमें कंडीशन क्या होता है कि डायगोनल इसका इक्वल होता है। रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होंगे और पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल नहीं होता है। इसका भी अपोजिट साइड इक्वल, इसका भी अपोजिट साइड इक्वल। रोम्बस और स्क्वायर एक जैसा होता है, इसका भी चारों साइड इक्वल होंगे, इसके भी चारों साइड्स इक्वल होंगे और डायगोनल नॉन इक्वल होगा, इक्वल नहीं होगा, ये इक्वल आपके नहीं होंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थे जो आपको एकदम याद होना ही चाहिए। और ट्रायंगल का नहीं लिखा हूं मैं, अगर इक्विलेटरल प्रूफ करना है तो तीनों साइड इक्वल होना चाहिए, आइसोसेलेस प्रूफ करना है तो कोई भी दो साइड इक्वल होना चाहिए, और राइट ट्रायंगल प्रूफ करना है तो राइट ट्रायंगल अगर प्रूफ करना है किसी भी केस में, तब क्या करना है, किसी भी दो साइड का स्क्वायर, किसी भी दो साइड का स्क्वायर तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। किसी भी दो साइड का स्क्वायर तीसरे साइड के अगर बराबर आता है स्क्वायर में ही, तो पाइथागोरस से वो हो जाएगा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस से राइट एंगल ट्रायंगल। फिर नेक्स्ट आता है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, हवाई जहाज की तरह उड़ते हुए, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला जैसे फिर से ए बी पॉइंट दिया हुआ है x1 y1, पी दिया हुआ है x2 y2, और पी पॉइंट को इसको इस लाइन को डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में, तो पी पॉइंट है आपका x, y, और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो m रेशियो n में, इधर m और उधर n, हमेशा m पहले होगा, n हमेशा बाद में होगा। देन सेक्शन फॉर्मूला से mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, ये फॉर्मूला लगाओगे, y बराबर my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस 1, बस ये सेक्शन फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेमी फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला है कहीं, मिड पॉइंट मतलब आधा आधा एकदम बीच में होगा, तो बीच वाले के लिए लगा लेते हैं x1 प्लस x2 होल डिवाइडेड बाई 2 और y बराबर y1 प्लस y2 होल डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट पॉइंट ऑन x एक्सिस x, 0, पॉइंट ऑन y एक्सिस 0, y, ये सब भी याद होना चाहिए क्योंकि रिलेशनशिप पूछता है या डिस्टेंस पूछता है। x एक्सिस पे पॉइंट है कोई और एक और पॉइंट दिया हुआ, वहां से वहां का दूरी अगर मान लो 10 यूनिट है, तो x एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, तो इस तरीके से आपको याद करना ही पड़ेगा। और कुछ आइडेंटिटीज फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे लास्ट में भी लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसमें स्टार लगाते हुए ये याद कर लोगे। हंसाने के लिए, तंग करने के लिए ये फॉर्मूला दे सकता है, माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी, तब कौन सा फॉर्मूला लगाएं सर, अगर दोनों जगह माइनस होगा प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर माइनस ए माइनस बी लग रहा है तो होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों जगह अगर माइनस रहे तो प्लस का फॉर्मूला लगाना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट सेंट्रोइड, सेंट्रोइड क्या होता है, मीडियन का, जहाँ हम मान लो एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है, ये ट्रायंगल है, ये भी मीडियन है, ये भी मीडियन है और ये भी मीडियन है, तो ये जहां पॉइंट मीट करता है उस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रोइड। और इस सेंट्रोइड को निकालने का तरीका क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 होल डिवाइडेड बाई 3, y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 होल डिवाइडेड बाई 3, मतलब तीनों जो पॉइंट पता है हमें, तो इस तीनों का x वाला अलग जोड़ लो, y वाला अलग जोड़ लो, और कितने कितने से डिवाइड कर लो, दोनों में 3 से, तो x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 होल डिवाइडेड बाई 3 और y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 होल डिवाइडेड बाई 3, तो सेंट्रोइड में ईजी फॉर्मूला होता है और ये आपका कोऑर्डिनेट भी खत्म। नेक्स्ट आता है ट्रिग्नोमेट्री, साइन बराबर p बाई एच, कॉस बराबर b बाई एच, टैन बराबर p बाई बी, कॉट बराबर b बाई पी, सेक बराबर h बाई पी, h बाई बी और कॉसेक बराबर h बाई पी। कैसे आता है, तो आपको एक चीज सिखाया गया होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। साइन में पंडित, बद्री और प्रसाद, ठीक है, हर हर बोले, हर हर बोले। यहाँ पे क्या करना है आपको, P और H, P और H, P और B, इसमें साइन में P बाई एच, कॉस में B बाई एच और टैन में P बाई बी। इतना बड़ा नहीं लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, S फॉर साइन, C फॉर कॉस, T फॉर टैन, P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद, हर हर बोले। अब ये भी देख लीजिए तो ये भी आपका इजीली बन जाएगा, साइन बराबर P बाई एच, कॉस बराबर B बाई एच और टैन बराबर P बाई बी, P बाई एच, B बाई एच, P बाई P, तो साइन कॉस टैन, इसी की मदद से आप पट पट लिख दोगे। और जो उल्टा होता है, जैसे साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का उल्टा होगा क्या, कॉसेक, इसका हो जाता है सेक और इसका हो जाता है कॉट, टैन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कॉसेक, तो रेसिप्रोकल कर लीजिएगा। और ये कैसे लिखे हैं कि अगर यहाँ थीटा है, जहाँ थीटा होगा मतलब जहाँ एंगल बनेगा वहीं उसका बेस, ठीक है, जहाँ एंगल बनेगा वहीं उसका क्या हो जाएगा, बेस, और ये जो लाइन होगा परपेंडिकुलर और ये हमेशा हाइपोटेनस, ये भी लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ये रेशियो आप देख लीजिए, आओ मेहनत बहुत लगा यार, प्लीज़ सच में लाइक कर देना, बहुत लिखे हैं पूरा का पूरा, अच्छा खासा देर लगा है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल या फिर पर्टिकुलर एंगल्स, तो यहाँ पे थीटा दिया हुआ है 0, 30, 45, 60 और 90,
साइन कॉस टैन सेक कॉसेक कॉट, ठीक है। तो एंगल्स तो ये पूरा चार्ट लिख लोगे, याद कर लोगे, ये तो मान लो हम पढ़ देंगे, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आपको एग्जाम में भूल जाते हो किसी भी प्रकार से, तो सर हम याद कैसे करेंगे, तब वहां पे क्या करोगे, एक बार 0 लिखोगे, 1 2 3 4 इस टाइप से, फिर 4 4 से सब में डिवाइड कर लेना, सब में 4 4 से डिवाइड कर लेना, ठीक है। पहले क्या करना है, 0 1 2 3 4 लिखना है, फिर 4 4 से डिवाइड करना है, और सब में रूट लगा दोगे। सब में क्या लगा दोगे, अंडर रूट लगा दोगे सब में, ठीक है, रूट लगा दिए। अब इसको सॉल्व करो, 0/4 0 ही रहेगा, 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2, इसको इसे काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा 1/2। तो 1 का रूट 1 और रूट 2 नहीं निकलेगा रूट से, तो रूट 2 रख के छोड़ दोगे। ऊपर वाला रूट 3 बेचारा नहीं कट रहा, तो रूट 3 और 4 के बदले 2, और ये 4 4 कट गया तो क्या आ गया 1, 4/4 कट के 1 आ गया, मतलब सॉल्व करके लिख लोगे। सॉल्व करके जैसे ही लिखोगे तो इधर से जो वैल्यू आएगा, इधर से जो वैल्यू आएगा वो साइन का, और इधर से जो वैल्यू आएगा वो कॉस का, ठीक है। इधर से देखोगे साइन, पीछे से देखोगे कॉस। अब मिलाओ सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहला हमेशा कितना होगा 0 0 डिग्री, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90, ऊपर नीचे नहीं। देख लो साइन 0 0 है कि नहीं, 0 है। 30 पे 1/2 है, 45 पे 1/√2 है, 60 पे √3/2 है, और 90 पे 1 है। कॉस के लिए मैंने बोला इधर से उल्टा देखो, मतलब इधर से 0 देखना है, उधर से देखना है तो पहला 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, और नीचे में 0। टैन बराबर अगर निकालना है, साइन कॉस निकल गया, टैन निकालना है, तो उस केस में क्या करोगे, साइन थीटा को कॉस थीटा वाला वैल्यू से डिवाइड कर दोगे। साइन को किससे डिवाइड कर दोगे, कॉस से डिवाइड कर दोगे। मतलब ये जैसा लिखा हुआ था वैसा ही 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। अब उल्टा से डिवाइड कर दो, उल्टा से मतलब यहाँ 1, यहाँ √3/2, यहाँ 1/√2, और यहाँ 1/2, और यहाँ 0। उल्टा से डिवाइड कर दीजिए निकालने के लिए। ऐसे याद कर लोगे ज़्यादा बेटर है, अब तो याद भी हो जाना चाहिए। 0/1 0, ये दोनों को अगर डिवाइड करोगे तो 2 2 कट जाएगा, सिर्फ 1/√3 बच जाएगा। ये दोनों सेम है, कट के 1 हो जाएगा। यहाँ से भी 2 2 कटेगा तो सिर्फ √3 बचेगा, और 1/0 कुछ समथिंग बाई 0, नीचे में 0 है, ऑलवेज नॉट डिफाइन, ठीक है। ये जो सिंबल बना है ऐसा वाला, ये नॉट डिफाइन को दर्शा रहा है, ठीक है। तो 0 1/√3 1 √3 और नॉट डिफाइन, यहाँ पे आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। तो अगर वैल्यू याद है अच्छी बात है, नहीं याद है तो ये मैंने तरीका जो सिखाया वो तरीका आप याद कर लो, मज़ा आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन याद कर लीजिए, टाइम बचेगा, क्योंकि निकालोगे उसमें समय बर्बाद होगा, तो इससे अच्छा है क्या कि आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर रेसिप्रोकल रिलेशन, ट्रिग्नोमेट्री में जो रेसिप्रोकल रिलेशन जैसे होते हैं वो, तो साइन किसका उल्टा होता है, कॉसेक का। कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का। टैन किसका उल्टा होता है, कॉट का। कॉसेक किसका उल्टा होगा, साइन का। सेक किसका उल्टा होगा, कॉस का। कॉट किसका उल्टा होगा, टैन का, ठीक है। कॉट 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 किसका, टैन का, हो गया। ये भी यूज़ करना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में। फिर आता है प्रोडक्ट रिलेशन, साइन और कॉसेक उल्टा होता है एक दूसरे का, रेसिप्रोकल होता है, तो साइन और कॉसेक 1। कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का, तो उस दोनों का उल्टा करेंगे तो 1, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 1। टैन इंटू कॉट 1। सर कैसे आ रहा है, तो देखो यहाँ पे साइन इंटू कॉसेक, साइन के बदले क्या लिखना है यहाँ से, साइन बराबर क्या लिखना है 1/कॉसेक। साइन बराबर क्या लिखना है 1/कॉसेक, इंटू कॉसेक पहले से है, ये कॉसेक और ये कॉसेक कटा तो क्या बचा 1। वैसे ही बाकी सबको ये पुट कर लो, सेम ही आएंगे। तो रेसिप्रोकल टर्म हो गया, प्रोडक्ट हो गया। क्वोशिएंट रूल देख लो रिलेशन में, तो टैन बराबर साइन बाई कॉस, कॉट बराबर कॉस बाई साइन। टैन किसके बराबर होगा, साइन बाई कॉस के, और कॉट किसके बराबर होगा, कॉस बाई साइन के। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वो यूज होंगे, बस इतने ही तो यूज होंगे। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के बराबर। साइन स्क्वायर बराबर ये प्लस में 1 है, सॉरी प्लस में कॉस स्क्वायर है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में। साइन एक बार प्लस में है, उस तरफ माइनस, मतलब एक बार क्या करना है, कॉस को उल्टा उधर भेजना है, एक बार साइन को उधर भेजना है। मेन फॉर्मूला सिर्फ आप ये याद करोगे कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, देन साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। नेक्स्ट आपका सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर किसके बराबर, 1 के बराबर। टैन माइनस में है, इस तरफ आएगा तो प्लस में, तो सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर। इसमें स्टार इसलिए लगा है क्योंकि कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये सेक को उधर भेज देते हैं, और इधर माइनस टैन स्क्वायर होगा, और ये 1 माइनस सेक स्क्वायर होगा, और ये माइनस वा को इक्वल टू बना देते हैं, ठीक है। तो ये गलती नहीं कीजिएगा। सेक स्क्वायर माइनस 1 किसके बराबर होगा, टैन स्क्वायर के बराबर, बट 1 माइनस सेक स्क्वायर टैन स्क्वायर के बराबर नहीं होता है।
माइनस टैन स्क्वायर के बराबर होगा, लेकिन टैन स्क्वायर इजकल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर नहीं होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन है फिर से बता दूं, तो सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर 1 होगा, सेक स्क्वायर बराबर ही माइनस में था, इधर जाएगा तो प्लस में, 1 प्लस टैन स्क्वायर। इस वाले में क्या होता है, इसको इधर भेजते हैं और 1 को इधर बुलाते हैं, तो सेक स्क्वायर माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा, टैन स्क्वायर के बराबर। तो ये कंडीशन अच्छे से याद करोगे। ऐसा नहीं कि टैन स्क्वायर बराबर 1 माइनस सेक स्क्वायर नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके आगे किस चीज़ का साइन है, माइनस का साइन है, तो माइनस उधर भेजोगे तो वो चेंज हो जाएगा साइन, तो सेक माइनस से प्लस हो जाएगा और 1 प्लस से माइनस हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे अगर यूज़ करें हम, तो कॉसिक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1, सेम फॉर्मूला उसी टाइप का है। फिर माइनस में कॉट स्क्वायर है, इधर आया तो प्लस में, और यहाँ भी स्टार लगा लोगे, ठीक है। ये वाला में भी कि कॉसिक स्क्वायर माइनस 1 किसके बराबर होगा, कॉट स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये फॉर्मूला को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, ट्रिग्नोमेट्री इजीली बन जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है सर्कल। इसमें थ्योरम आ सकता है, ये थ्योरम, ये भी थ्योरम आ सकते हैं, प्रूफ इसका, लेकिन अभी आपको सिर्फ 2 थ्योरम ही पढ़ने थे सर्कल्स में। द टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब अगर मान ले कोई भी सर्कल है और टेंजेंट जाता है, तो सेंटर से जब भी टेंजेंट को मिलाएंगे, मतलब कोई भी लाइन सेगमेंट अगर ज्वाइन कर रहे हैं सेंटर से टेंजेंट पे, तो वो हमेशा परपेंडिकुलर बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो हमेशा जब भी सेंटर के से अगर टेंजेंट पे लाइन गिराते हैं, तो जो लाइन बनेगा टेंजेंट पे वहाँ परपेंडिकुलर होगा। तो OP इज परपेंडिकुलर टू XY, मतलब ये एंगल OPX इक्वल टू एंगल OPY, और ये किसके बराबर, 90 डिग्री के बराबर। मतलब ये दोनों ही एंगल्स आपके इक्वल होंगे, और किसके बराबर होंगे, तो 90 डिग्री के बराबर होगा। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मतलब कोई भी सर्कल अगर लेते हैं, कोई भी सर्कल लेते हैं और 2 टेंजेंट्स अगर ड्रॉ करते हैं किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, किसी भी बाहरी पॉइंट से, उसी पॉइंट से उस सर्कल पे अगर 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो उस दोनों टेंजेंट का लेंथ ऑलवेज इक्वल होगा। ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा, किसी भी डायरेक्शन में खींचो, कहीं से भी, इधर से भी खींच सकते हो, इधर से भी अगर खींचे और ये पॉइंट लेते हैं, तो यहाँ से ये लेंथ और ये लेंथ दोनों ही इक्वल होंगे। इसका प्रूफ भी आ सकता है आपके एग्जाम में, हमारे एग्जाम में भी आया था, ठीक है। और प्रूफ बहुत ईजी हो जाता है, प्रूफ बहुत ईजी होता है, बहुत सारे वीडियोस में बताए हुए हम लोग, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, सर्कल भी खत्म। अब आता है नेक्स्ट कुछ फॉर्मूलाज वाले क्वेश्चंस, जिसमें फॉर्मूला एकदम याद होना ही होना चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो फिर प्रॉब्लम होगा भैया। उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, फॉर्मूला याद करना पड़ता है। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो आता है वो डायमीटर बराबर 2 इंटू रेडियस। डायमीटर किसके बराबर होगा, तो 2 इंटू रेडियस के। अगर ये सर्कल है, सेंटर से पास कर रहा है, तो डायमीटर हुआ, तो डायमीटर ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो रेडियस कितना, रेडियस 2 गो रेडियस, तो 2 इंटू रेडियस। अगर रेडियस निकालना है तो ये 2 मल्टीप्लाई में, इस तरफ आएगा तो डिवाइड में, तो डायमीटर बाई 2 कर लीजिएगा। एरिया ऑफ सर्कल बच्चा को याद है, पाई आर स्क्वायर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। सेक्टर क्या होता है सर, तो हमेशा रेडियस से बनता है। अगर ये सर्कल है, ये एक रेडियस, ये एक रेडियस, तो ये जो एरिया बना ना, ये वाला, उसको बोलते हैं सेक्टर, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। लेंथ ऑफ आर्क, आर्क किसको बोलते हैं, तो यहाँ से यहाँ की लेंथ को, ये जो स्माइल वाला लेंथ यहाँ बन रहा है ना, उसको आर्क बोलते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क बराबर थीटा बाई 360 2 पाई आर। एक चीज़ याद करने के लिए, यहाँ एरिया शब्द है तो एरिया ऑफ सर्कल वाला चीज़ यूज़ कर लिए हैं। लेंथ का बात है तो सर्कमफ्रेंस लेंथ को ही बोलते हैं, ये पूरा गोला को ही सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। ये जो बाउंड्री लाइन है तो वो 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर। नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेगमेंट अगर निकालना है तो सेगमेंट क्या होता है सर, चलो बनाइए, ठीक है। तो ये जो ऐसे कॉर्ड से जो सेगमेंट बनते हैं ना, कॉर्ड से जो एरिया निकलता है तो उसको सेगमेंट बोलते हैं। तो ये जो सेगमेंट होगा उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग पूरा सेक्टर निकाल देंगे, यहाँ से पूरा सेक्टर निकाल देंगे, और ऊपर में जो ट्रायंगल दिख रहा है उस ट्रायंगल को माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर लीजिए। तो कोई भी सेक्टर हो, कितना भी थीटा दिया हो, कोई भी ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल हो, आइसोसेलेस हो, या फिर राइट ट्रायंगल हो, तो उस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर लीजिएगा सेक्टर से, तो मुझे फाइंड आउट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, इसी में पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर का जो फॉर्मूला लिखा हुआ ना वो काफ़ी ज़्यादा है। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, यहाँ देखो सेमी सर्कल बनाने का कोशिश किया, बना नहीं, हम अपने से बनाएंगे भैया, ठीक है। ये देख लो, ये सेमी सर्कल अगर बना रहे हैं तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो पूरा सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, ठीक है। सेमी मतलब आधा, सेमी मतलब आधा, तो इसको 2 से डिवाइड कर दोगे, E2 और E2 कटा तो क्या बचा, सिर्फ पाई आर, तो पाई आर लिखा मैंने। और ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ, इसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। आर प्लस आर कितना, आर 2R, तो वो 2R को ऐड कर दोगे। समझ में आया क्या बोला, पहले पूरा सर्कल का 2 पाई आर, आधा था तो 2 से डिवाइड करोगे तो सिर्फ पाई आर बचेगा, और उसमें ये डायमीटर को क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा, तो 2R को ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो एरिया के लिए कुछ प्लस नहीं करते, सिंपली एरिया ऑफ सर्कल जो होता है पाई आर स्क्वायर, उसको 2 से डिवाइड करोगे।
एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब होता है चौथाई भाग, ठीक है, सर्कल का कितना भाग, चौथाई भाग, तो ये सर्कल है फोर्थ पार्ट, सिर्फ ये वाले को क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो सर्कल का एरिया जितना भी होता है उसको 4 से डिवाइड कर लीजिएगा। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है तो उसको 4 से डिवाइड कर लीजिए, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसका पेरीमीटर निकालना है, अगर इसका पेरीमीटर निकालना है तो ये वाला का पूरा लेंथ निकालना है, बाउंड्री लाइन, तो ये पूरा का निकालने के लिए, ऐसे वाला का निकालने के लिए पूरा का क्या होता है 2 पाई आर, क्वाड्रेंट है तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से काटेगा कितना आएगा पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2, यहाँ से यहाँ एक रेडियस और यहाँ से यहाँ एक रेडियस, तो रेडियस प्लस रेडियस 2 रेडियस, तो इस 2 रेडियस को ऐड कर लोगे, एक रेडियस इधर और एक रेडियस इधर, रेडियस प्लस रेडियस 2 रेडियस, और ये जो आर्क का लेंथ है वो पाई आर बाई 2 आया। कैसे आया सर, तो पूरा का होता है 2 पाई आर, चौथाई भाग का निकालना था तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो पाई आर बाई 2 आ जाएगा। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, ये जैसे मान ले कुछ चक्के हैं वो कितने बार ऐसे ऐसे गोल गोल राउंड कर रहा है, मतलब नच रहा है, उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाई सरकमफ्रेंस, मतलब कितना दूर चला है वो और कितना सरकमफ्रेंस है उसका, उसे डिवाइड कर लोगे तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आएगा, क्योंकि ये भी आने का चांसेस बहुत है इस बार एमसीक्यू में भी, ठीक है। ये भी कुछ यूज होंगे इसी चैप्टर्स में, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन चैप्टर्स ही हैं ये सब, इसके बाद भी काफ़ी चैप्टर्स ऐसे ही हैं, फॉर्मूला बेस्ड ही हैं। नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर, मतलब जो भी साइड दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर लोगे। एरिया ऑफ स्क्वायर एक और फॉर्मूला हो जाता है हाफ डायगोनल का स्क्वायर। डायगोनल क्या होता है ये बताने के लिए, अगर स्क्वायर बना लोगे तो यहाँ से यहाँ का जो लेंथ बोलते हैं ना उसको डायगोनल बोला जाता है। एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर हाफ डायगोनल का स्क्वायर। नेक्स्ट आता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होंगे वो 4 इंटू साइड होगा। डायगोनल ऑफ स्क्वायर √2 इंटू साइड, अगर ये डायगोनल निकालना है तो √2 को साइड से मल्टीप्लाई करोगे। फिर भी अगर भूल गए तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लोगे। सपोज ये ए है, हाइपोटेनस निकालना है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, एच स्क्वायर था रूट में डालोगे तो √2 हो जाएगा, और 2 ए था तो ए गो ए, भूल गए पाइथागोरस लगा लोगे, याद है डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लोगे। नेक्स्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2L प्लस बी, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ रोम्बस हाफ d1 इंटू d2, दो डायगोनल्स जो होंगे उस दोनों का प्रोडक्ट और उसका आधा, एरिया ऑफ रोम्बस अगेन बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है, छूटा नहीं है अभी और फॉर्मूले हैं। चलो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम कैसा होता है, दो साइड पैरेलल होगा और दो साइड नॉन पैरेलल होगा, ऐसे शेप में, क्लास 8 में पढ़े थे भर के, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, इस दोनों साइड का प्लस और हाइट से क्या कर लोगे मल्टीप्लाई कर लोगे। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/2 इंटू साइड। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे कोशिश करना कि दूसरे फॉर्मूले से बना लें, हीरोन फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप, वो भी लिख ही देता हूँ, रुक जा। 1/4 b √4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हाइट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल 1/2 √4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। राइट ट्रायंगल हुआ, कोई भी ट्रायंगल अगर राइट ट्रायंगल हो रहा है तो हाफ बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे हाफ r स्क्वायर साइन थीटा। अगर मान लो सर्कल के अंदर में है, जब भी सर्कल के अंदर में है और कोई भी ट्रायंगल बन रहा है तो यहाँ जितना भी थीटा बनेगा और इस रेडियस का स्क्वायर कर लोगे तो 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, तो उससे भी फॉर्मूला निकाल सकते हो। सपोज इक्विलेटरल याद नहीं है तो थीटा 60 होता है इक्विलेटरल में, तो थीटा की जगह 60 लिख दोगे, r जो दिया रहेगा r वैल्यू पुट करोगे तो भी सेम ही आंसर आएंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। अगर 120 आ जाता है तो ऐसे यूज़ कर लोगे कि साइन 120 जो होगा वो √3/2 हो जाएगा, ठीक है। और हीरोन फॉर्मूला अगर लिखना है आपको तो उसके लिए आपको, अगर ये ट्रायंगल है ABC, सेमी पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई 2, पेरीमीटर का आधा होता है सेमी पेरीमीटर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो √S माइनस a S माइनस b और S माइनस, ठीक है, S माइनस a S माइनस b और S माइनस c, हीरोन फॉर्मूला है ये, इसे भी आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। पहला क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूबॉइड जो आपके स्कूल का जो डस्टर होगा वो क्यूबॉइडिकल शेप में होता है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होगा वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये नीचे वाले को लेंथ, ये ऊपर वाला ब्रेथ, और यहाँ सॉरी वो हाइट और ये आपका ब्रेथ, ठीक है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। CSA किसको बोलते हैं, तो जो बाहर होता है उसको CSA बोला जाता है, जो बाहर होता है उसको CSA बोलते हैं, और ये होगा 2L प्लस बी इंटू एच, और TSA ऑफ क्यूबॉइड 2 ब्रैकेट के अंदर LB प्लस BH प्लस LH, L इंटू बी, B इंटू एच, L इंटू एच, तीनों का सम करके 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। और डायगोनल्स ऑफ क्यूबॉइड अगर निकालना है तो √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। नेक्स्ट उसी प्रकार का क्यूब का अगर देखोगे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब a क्यूब, TSA ऑफ क्यूब 4a स्क्वायर मतलब 4 इंटू साइड स्क्वायर, और TSA ऑफ क्यूब 6 इंटू साइड स्क्वायर,
और डायगोनल्स ऑफ क्यूब √3 इंटू साइड, मतलब √3 इंटू ए हो जाएगा। ये क्यूब है जिसका सारा मेजरमेंट इक्वल्स होते हैं, एजेस जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, अगला सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, टी एस ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, टी एस ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। पहले तो वॉल्यूम जो जगह छेकता है सी एस ए, जिसको बाहर वाले को बोलते हैं, मतलब ये वाला जो पार्ट होगा ना उसको सी एस ए बोलेंगे। टी एस ए में पूरा वो पार्ट भी, ऊपर वाला भी और साथ में नीचे वाला भी, मतलब ये पार्ट भी आपका पूरा होगा और ये पार्ट भी होगा। यहाँ से यहाँ को रेडियस, और ये जो ऐसे बनाएंगे, यहाँ से नहीं, ये आपका हाइट। ठीक है, एक फॉर्मूला इसमें नहीं लिखा हुआ है। कोन में वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सी एस ऑफ कोन पाई आर एल, टी एस ऑफ कोन पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, और कॉमन ले लीजिएगा तो पाई आर प्लस पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, इसमें भी कॉमन लोगे तो पाई आर कॉमन एच प्लस आर। इसमें एक फॉर्मूला और यूज होगा, स्लैंट हाइट एल बराबर √h² प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अगर h निकालना है तो √l² माइनस आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर अगर निकालना है, आर निकालना है तो √l² माइनस h²। ये आपका स्लैंट हाइट होगा, इधर वाला जो होता है वो स्लैंट हाइट होगा, ये आपका हाइट हो जाएगा और ये आपका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ही निकल जाता है, ये तीनों हो जाता है। कहोगे सर फॉर्मूला समझा नहीं रहो, भैया सिर्फ फॉर्मूला देखना है, हमें याद करके जाना है, समझने का उम्र तो खत्म हो गया। नहीं नहीं सर ऐसे नहीं बोलो। फिर स्फीयर, गोला जो बॉल होता है उस तरीके का, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, क्योंकि एक ही सरफेस होता है उसका, किधर से भी देखो सरफेस एक ही होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर अधगोला, ठीक है, अधगोला इस टाइप से बनेंगे, ये रेडियस हो जाएगा, दोनों तरफ से किधर से भी लो रेडियस ही होगा। हेमिस्फीयर का अगर वॉल्यूम निकालना है तो 2/3 पाई आर क्यूब, टी एस ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, आधा होगा उसका, और टी एस ए में ये ऊपर वाला आधा और नीचे का एरिया ऑफ सर्कल ऐड हो जाता है, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाता है, तो 2/3 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला याद कर लो, बस खत्म, वॉल्यूम भी खत्म। नेक्स्ट आता है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में आपका पहला 2 मेथड ही सिर्फ पढ़ना, तीसरा नहीं पढ़ना है, तो मैंने तीसरा नहीं लिखा है। डायरेक्ट मेथड और अज्यूम मीन मेथड। डायरेक्ट मेथड में अगर मीन देखोगे तो सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, अज्यूम मीन में देखिएगा तो ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई एफ, और डी क्या है तो एक्स माइनस ए। इसको समझने के लिए फॉर्मूला यहाँ लिख लीजिए अच्छे से, समझने के लिए सेशन आप देख सकते हैं, क्योंकि उसी में क्वेश्चंस बना के हम आपको समझाएंगे, या फिर आपको आता है तो सिर्फ फॉर्मूला लिख लो, जाते समय बहुत काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट मीडियन में अगर देखिएगा तो मीडियन बराबर एल प्लस अंडर ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। अब ये सब टर्म्स हैं क्या क्या, तो एल जो होगा वो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, एच जो होगा ब्रेड्थ ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और सी एफ जो होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग, हमेशा ऊपर वाला लेते थे हम लोग, ऐसे बनाते थे ना, याद है, इस तरीके से एरो बनाते थे, तो प्रीसीडिंग मतलब ऊपर वाला, सी एफ जब भी लेंगे तो ऊपर वाला, और एन क्या होगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, मतलब सिग्मा एफ, मतलब जो भी फ्रीक्वेंसी दिया हो उस पूरे का सम। ठीक है, नेक्स्ट मोड बराबर एक्स के माइनस एफ के माइनस एफ के माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 एफ के माइनस एफ के माइनस 1 माइनस एफ के प्लस 1 इंटू एच। यहाँ एनसीईआरटी बुक में 0 1 से भी डिनोट करता है, 0 1 2 इस टाइप से भी। ठीक है, तो हम के वाले ही यूज़ करते हैं, पता नहीं क्यों, अच्छा लगता है मुझे शायद। एक्स के जो होगा वो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, एफ के जो होगा वो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, एफ के माइनस 1 जो होगा वो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास ऊपर वाले से, और एफ के प्लस 1 जो होगा वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास आगे की तरफ, और एच जो होगा वो ब्रेड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। ये भी 2-3 मिनट में हो जाता है, आप वहाँ पे जाके स्टैटिक्स का पूरा मैंने टेलीग्राम पे भी इसका लिंक भेज दिया है, आप वहाँ से भी सेशन को देख के स्टैटिक्स में मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, तो स्टैटिक्स खत्म। नेक्स्ट आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हमेशा लाई करेगा 0 और 1 के बीच में, कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता है, मतलब माइनस में प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकते हैं, और ग्रेटर देन 1 भी नहीं हो सकता है, तो हमेशा 1 और 0 के बीच में होगा। 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और उसके बीच में भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट मतलब नहीं होने का चांसेस, मतलब मेरे जीतने का चांसेस, मेरे हारने का चांसेस, दोनों को अगर जोड़ दोगे, यस और नो दोनों को जोड़ दोगे, तो उसका प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट वाले का अगर निकालना तो प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी बोलते हैं, नोट कर लीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी बोलते हैं, PE, और इसके ऊपर अगर बार लगा दिए तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी बोला जाता है, तो उसको हमेशा 1 में से माइनस कर लेते हैं। श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1, इम्पॉसिबल इवेंट का ऑलवेज 0, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई के फेवर में कितने आउटकम्स हैं डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, जितना भी टोटल है उससे डिवाइड कर दोगे, हमेशा 0 से बड़ा आएगा और 1 से छोटा आएगा। फ्रैक्शन की अगर बातें करें तो ऊपर में हमेशा स्मॉल लिखा आएगा,
नंबर हमेशा ऊपर छोटा होगा, नीचे बड़ा होगा। मैं काफ़ी कॉपियाँ देखा हूँ, काफ़ी बच्चे को बताने के बाद भी बच्चे गलती कर देते हैं, ऊपर में बड़ा लिख देते हैं, नीचे में छोटा लिख देते हैं, जबकि गलत है। ये सही है, ऊपर हमेशा छोटा होना चाहिए, नीचे हमेशा बड़ा होना चाहिए, तभी प्रोबेबिलिटी सही होगा। अगर उल्टा करोगे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी में टॉसिंग अ कॉइन, कॉइन को अगर टॉस करते हैं तो उसमें दो ही चीज़ आते हैं, दो आउटकम्स आएंगे, एक हेड, ठीक है, एक हेड और दूसरा टेल, ठीक है। तो एक कॉइन को फेंकोगे या तो हेड या तो टेल आएगा। दो कॉइन को अगर फेंकोगे तो इसमें चार आउटकम्स आ जाएंगे, चार आउटकम्स आएंगे और वो होगा दोनों पे हेड हो सकता है, दोनों पे टेल हो सकता है, पहला पे हेड दूसरा पे टेल, या पहला पे टेल दूसरा पे हेड, ठीक है। और फिर तीन कॉइन को अगर फेंकिएगा तो 8 आउटकम आएगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे एक बार में कितना आ रहा है 2, तो 2 का पावर n ले लोगे। एक बार में आउटकम कितने आ रहे हैं 2, तो 2 लोगे उसके बदले और उस पर डाल दोगे n पावर। तो दो कॉइन को फेंके तो 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 3 फेंक रहे हो तो 2 का पावर 3 8, ऐसे सोन फेंकोगे तो 2 का पावर n ले लीजिए, आते चल जाएगा। इसको लिखने का तरीका यहाँ तो मैंने लिख के दिया है, अलग से भी अगर आपको समझा दूँ तो 3 वाले कैसे लिखना है सर, तो पहले क्या करोगे, तीनों पे हेड 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 दे दोगे, ठीक है। फिर क्या करोगे, किनारे वाले को चेंज, तो हेड हेड टेल। फिर उसके बाद बीच वाले को चेंज, हेड टेल हेड। फिर उसके बाद लास्ट वाले को चेंज, तो टेल हेड हेड, ठीक है। ऐसे 4 लिखा गया। पहले क्या किए, तीनों पे हेड लिख दिए, लास्ट वाला को चेंज किए, बीच वाला को चेंज किए, पहला वाला को चेंज किए। अब क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे एच को टी से, टी को एस से। मतलब यहाँ जो एच लिखा हुआ उसको टी बना देंगे, ठीक है। यहाँ एच लिखा हुआ टी टी बना देंगे, और ये टी लिखा हुआ तो एच बना देंगे। यहाँ पे टी एच टी और ये एच टी टी उल्टा कर दीजिए। ये आपका 8 आउटकम जो हैं वो आसानी से लिखा जाएंगे, याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये याद नहीं करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट अगर डाइस फेंकते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। पासा जब लोग लूडो खेलते हैं उसमें 1 से लेके कहाँ तक आ जाएगा, 6 तक आ जाएगा। अगर 2 डाइस फेंकेंगे 36 आउटकम आएगा। एक बार में कितना आ रहा है 6, तो 6 का पावर n हो जाएगा। ये भी एक बार में कितने आ रहे हैं 6, तो 6 का पावर n आ जाएगा। 6 वाले कैसे लिखोगे, ये भी लिखना है क्योंकि इस पर भी स्कोर मिलता है, मतलब नंबर मिलता है। अगर 3 नंबर में आ रहा है क्वेश्चन तो आपको ये लिखना पड़ेगा 1 1। पहले क्या करोगे, पहला पे 1 1 1 1 लिख दोगे ऐसे, और फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 2 2 2 2 2, और फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 3 3 3 3 3, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर वैसे ही 4 4 1 2 3 4 5 6, 5 5 1 2 3 4 5 6, फिर 6 6 1 2 3 4 5 6। लिखने का कोई झंझट नहीं है, जैसे मैंने सिखाया वैसे करो। एक 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 लिखना है, फिर 1 2 3 4 5 6 लिख देना है। 36 आउटकम्स आपके लिखा के तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कार्ड की बातें। प्लेइंग कार्ड का अगर बातें करना है हम लोगों से, ठीक है, ये भी आते रहता है। काफ़ी ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं और इसमें दिक्कतें भी होती हैं उनको। तो कार्ड, टोटल नंबर ऑफ कार्ड जो होता है वो 52 होता है। 52 कार्ड होते हैं टोटल। उसको 2 भाग में डिवाइड करते हैं, एक ब्लैक कार्ड और दूसरा रेड कार्ड। ब्लैक और रेड में डिवाइड कर देंगे। 52 था, उसको 2 भाग में डिवाइड किया, तो 2 से डिवाइड करोगे कितना कितना आ जाएगा, 26 26। तो ब्लैक 26, रेड 26। फिर ब्लैक को 2 भाग में फिर डिवाइड करते हैं, स्पीड और क्लब। तो 26 को फिर फर्दर 2 से डिवाइड कर दो, कितना कितना हो जाएगा, 13 13। तो 13 13। हट और डायमंड, रेड कार्ड में डिवाइड होता है 2 में, कैसे, हट और डायमंड में। स्पीड में अगर लिखना है तो एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये नंबरिंग होता है 2 से लेकर 10 तक, और पहला पे एस लिखा हुआ रहता है, उसको ए लिखा हुआ रहता है, ठीक है, उसको एस बोलते हैं। 1 नहीं लिखा हुआ रहता है, और नीचे में 3 अलग अलग होंगे, किंग क्वीन और जैक, ठीक है। फिर इसमें भी सेम चीज़, जैसे इसमें है सब में वही, कोई भेदभाव नहीं होता, सब में सेम होता है। एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर किंग क्वीन जैक। इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम। ये देख लो, ये चार्ट जरूर अच्छे से देख लेना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जब आएगा ना, अगर ये चार्ट अच्छे समझ में आ रहा है, बनाने भी आ रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको करना क्या है, कार्ड लिखना है, फिर 2 भाग में डिवाइड करना है, ब्लैक और रेड। ब्लैक को स्पीड और क्लब में, हर्ट और डायमंड में, और फिर उसके बाद नंबरिंग है जैसे मैंने लिखा उस तरीके से आप भी लिख लो। एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10, किंग क्वीन जैक, सब में वहीं चिपका दो, और जो भी पूछेगा उस तरीके से गिन गिन के लिख दीजिएगा, तो आराम से आ जाएगा। कुछ टॉपिक और प्रोबेबिलिटी में यही, फेस कार्ड और पिक्चर कार्ड, जिस पे फेस बना हुआ रहता है वो होता है किंग क्वीन और जैक। उस पर अगर फोटो देखोगे, आपको मैंने दिखाया था प्रोबेबिलिटी के सेशन में, तो ये किंग आपका 4 होगा, क्योंकि टोटल पिक्चर कार्ड आपका 12 होता है। 3 भाग में डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 से डिवाइड करो कितना कितना आ जाएगा, 4 4। तो किंग 4, क्वीन भी 4 और जैक भी 4 होगा, और 2 ब्लैक में 2 रेड में, सब 2 2 को रेड में, 2 2 को ब्लैक में होगा, करिया करिया में होगा। ये कुछ टर्म्स जो आपके वर्ड प्रॉब्लम में या फिर क्वेश्चंस में आ सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ 2 एंगल इज 90 डिग्री। 2 एंगल्स का सम जो होगा ऑलवेज 90 डिग्री होगा।
सप्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा। और कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, द पॉइंट विच आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन पे अगर लाई कर रहा है, कितने भी पॉइंट्स हो, 3 या 3 से ज़्यादा हो, अगर एक ही लाइन पे यहाँ 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 अगर इसी पे लाई कर रहा है एक ही स्ट्रेट लाइन पे, तो इसे सारे पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट कुछ आइडेंटिटीज जो यूज हो जाएंगे, ये सबको याद है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होगा वो ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक बार प्लस एक बार माइनस, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, और ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। देख लो यहाँ माइनस है तो सब में माइनस है, प्लस है तो सब में प्लस है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब इसमें प्लस है तो यहाँ क्या हो जा रहा है, माइनस हो रहा है। देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, मतलब बी क्या आ गया, माइनस आ रहा है। और इसमें उल्टा होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी अंडर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो इसमें प्लस हो रहा है लेकिन यहाँ क्या है, माइनस है, मतलब इस दोनों फॉर्मूला को आप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट आता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, ये फॉर्मूला को आप याद कर लोगे अच्छे से। एक और फॉर्मूला मेरे दिमाग में आ रहा है, इस तरीके से भी आपका यूज होता है अभी कभी, ए क्यू प्लस बी क्यू, एक क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री में बनता है ऐसे ही, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। ये भी फॉर्मूला याद कर लोगे, ए क्यू प्लस बी क्यू जो होता है, कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री में कुछ क्वेश्चन आते हैं जो इसी फॉर्मूला से बनेगा, इसी तरीके से बनेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट अंडर ए प्लस बी। नेक्स्ट एक्सपोनेंट का कुछ फॉर्मूला, ठीक है, एक्सपोनेंट का कुछ फॉर्मूला हो जाएगा, ए का पावर एम, ए का पावर एन, अगर ये मल्टीप्लाई में है, अगर ये हमारा किस में है, मल्टीप्लाई में, दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है और मल्टीप्लाई में हो तो मल्टीप्लाई में हमेशा पावर को प्लस करते हैं, पावर को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। अगर मल्टीप्लाई में है तो, अगर दोनों का बेस सेम है और वो डिवाइड में है तो हमेशा पावर को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो यहाँ पावर को माइनस कर लीजिएगा, ए का पावर एम अंडर ब्रैकेट फिर उसका पावर एन, मतलब ब्रैकेट के बाद है पावर, इस दोनों पावर को मल्टीप्लाई करके लिख दोगे। अगर माइनस में पावर है पलट दोगे, माइनस में जब भी रहेगा वो पलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, और -1 लिखा हुआ तो 1/a से लिख दिया, और कुछ भी नंबर लिखा हुआ जैसे मान लो -2 लिखा हुआ है, सपोज इस पर -2 लिखा तो 1/a स्क्वायर हो जाएगा। अगर -3 लिखा हुआ है तो 1/a क्यूब हो जाएंगे एंड सो ऑन। फिर अंडर रूट ए, रूट का जो पावर होता है ना, देखो ये भी मैं सिखा दूं, रूट बराबर 1/2, क्यूबिक रूट बराबर 1/3। अगर यहाँ 4 लिखा हुआ है तो 1/4, और यहाँ पे सपोज मान लो यहाँ शान लिखा हुआ है, ठीक है, तो बढ़िया से लिख दीजिए, कोई भी नाम लिखना है इसलिए ताकि कुछ भी नंबर लिखा हुआ है इस पूरे रूट के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/शान, मतलब जो भी नंबर लिखा हुआ है 1/, में कर लेना है, पावर में इसमें तो पावर में। ठीक है, और 2 रूट, रूट एक ही रूट, मतलब कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ है सपोज 5 तो उसमें 2 बार रूट लिख सकते हैं, √5 × √5। कोई भी सिंगल नंबर में 2 रूट होता है और 2 रूट के बदले सिंगल नंबर, और किसी भी चीज़ का पावर 0 ऑलवेज वैल्यू 1, किसी भी चीज़ का पावर 0 वैल्यू ऑलवेज 1 होगा, ऑलवेज 1 होगा। उम्मीद करते हैं कि मैंने सारा फॉर्मूला आपको लिखा दिया। इससे क्या होगा कि अगर आप लिख लोगे और एक बार देख लोगे तो आपका सारा समराइज हो जाएगा कि हाँ ये फॉर्मूला हमको यूज़ करना है, और बस इतना ही। कोशिश किए हैं कि सारा फॉर्मूला सही हो, अगर फिर भी कुछ एरर हुआ है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि सर ये एरर है, मैं उसको सही कर लूँगा। ठीक है, और अभी मतलब इतनी दूर तक देखने के लिए, मतलब जितना वीडियो लंबा हुआ देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि बहुत मेहनत लगा। आप देख लीजिए सारा का सारा मेरे हाथ से लिखा हुआ है पूरा बोर्ड पे, और 44 स्लाइड थे, तो बोलने में तो समय नहीं लगा, तुरंत बोल लिया, लेकिन लिखने में भैया हाथ दुखा गया है एकदम पूरा का पूरा। ठीक है, चलो ये ख़त्म हो गया, थैंक यू। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और पूरा वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ साथ क्या करोगे, लाइक कर लोगे सेशन, और अभी तक दोस्तों के बीच में शेयर नहीं किया तो प्लीज़ बाबू शेयर तो करो, बहुत मेहनत लगा, प्लीज़ शेयर तो कर दो, इसको तो एकदम पहुंचा दो अच्छा खासा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिए होगे ना आप तो सब्सक्राइब कर लिए होंगे, ये बोलने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर नहीं किए हो तो प्लीज़ कर दो ना यार, सब्सक्राइब कर दोगे कौन सा कुछ घट जाएगा। ठीक है, चलिए, और एक चीज़ गर्व से बोलोगे क्या, जय हिंद जय भारत। और उम्मीद करते हैं एग्जाम में आप बहुत अच्छा करके आइएगा, बहुत अच्छा करके आइएगा। ठीक है, लास्ट एग्जाम अंत भला तो सब भला, बहुत अच्छा होगा आपका पेपर, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट सबको, जो भी आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो उसको
सारे एग्जाम के लिए, मतलब अब तो सारे एग्जाम खत्म हो गए, सिर्फ मैथ्स बचे हुए, तो मैथ्स के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।